वेलकम टू द डॉक्टर्स डिक्शनरी स्किन इंटरव्यू सीरीज एपिसोड नंबर 3। तो आज हम बात करने वाले हैं हेयर रिलेटेड इश्यूज पर विद डॉक्टर सुमन अग्रवाल। हम सभी जानते हैं कि बालों से किसे प्यार नहीं होता, चाहे वो मेल हो या फीमेल। बालों की देखभाल हर कोई करता है, बट वो देखभाल में कहाँ कमी रह जाती है, आज उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर सुमन अग्रवाल के साथ। तो डॉक्टर सुमन, जनता का पहला सवाल, व्हाट आर हेयर? हेयर एक्चुअली होता क्या है? हेयर स्किन की तरह ही बॉडी का एक ऑर्गन है जिसका मेन पर्पस आज की डेट में ब्यूटिफिकेशन है, और वो कोई काम नहीं करता, लेकिन वो ब्यूटिफिकेशन के लिए, सेक्सुअलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके डॉक्टर, सो जैसा कि हम ये भी जानते हैं, हर बदलते मौसम के साथ बालों पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट आता ही है, स्पेशली द मॉनसून सीजन जो अभी शुरू हो ही गया है, बरसात का मौसम। ऐसे में बाल टूटना, डैंड्रफ, स्कैल्प रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे लोग फेस करते हैं। सो पर्टिकुलरली आप बता सकते हैं कि बालों से रिलेटेड इन्फेक्शंस क्या होते हैं? बालों में भी वही इन्फेक्शन होते हैं जो स्किन में होते हैं, क्योंकि बालों के नीचे जो स्किन होती है, स्कैल्प की स्किन होती है, वो भी उन्हीं इन्फेक्शन के लिए प्रोन है। तो बैक्टीरियल, फंगल, वायरल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे स्किन को इन्फेक्ट करते हैं, वैसे बालों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी डॉक्टर सुमन ने बताया हेयर रिलेटेड इन्फेक्शंस क्या होते हैं, लेकिन अगर आपने एपिसोड नंबर 2 मिस किया है जो कि स्किन रिलेटेड इन्फेक्शंस पर है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। प्लीज डू विजिट एंड वॉच द एंटायर एपिसोड। और डॉक्टर साहिबा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आमतौर पे अब ये देखा जाने लगा है कि जो सफेद बालों की प्रॉब्लम होती है वो काफी यंग एज में दिखने लगी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वाइट हेयर बहुत ही कॉमन हो गए हैं आजकल, और ज़्यादातर लोगों को बहुत अर्ली एज में भी हो जाते हैं, जिसका कारण है केमिकल ट्रीटमेंट्स, बैड हेयर केयर, जेनेटिक्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कई चीज़ों की कमी की वजह से भी बहुत कॉमन है। स्ट्रेस, धूप में ज़्यादा घूमना, ये सब तरह के कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वाइट हेयर जल्दी होते हैं। लाइफस्टाइल की वजह से काफी लोगों को दिक्कत तो होती है, लेकिन हम लोग कभी भी अपनी लाइफस्टाइल पे इतना ध्यान नहीं देते, बस बहते वक्त के साथ ही बहते चले जाते हैं, और उसी के साथ साथ डॉक्टर साहिबा हमारे बाल भी बहने लगे हैं। सो बाल यानी हेयर लॉस का जो प्रॉब्लम हुआ है वो बहुत कॉमन हो गया है आज के टाइम में, इस पर थोड़ा आप लाइट डालेंगे? हेयर लॉस मतलब बाल झड़ना, जो कि ऑलमोस्ट हर दूसरे पर्सन को कॉमनली देखने मिलेगा। उसके कारण कुछ जनरल है और कुछ स्पेसिफिक है। जनरल जैसे कि पोल्यूशन, पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर, स्ट्रेस, द लाइफस्टाइल, नींद पूरी ना होना, स्ट्रेस, तनाव रहना। लेकिन स्पेसिफिक कारण भी होते हैं, जैसे कि जेनेटिक हो सकता है, आपको कोई टिलोजन इफ्लोवियम हो सकता है, कोई क्रॉनिक इलनेस के बाद बहुत सारा वेट लॉस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, या फिर कैंसर या कैंसर की कीमोथेरेपी से भी हेयर लॉस कॉमनली होता है। तो मैडम, प्रॉब्लम्स की बात तो बहुत हो गई, हमने वाइट हेयर के बारे में बात करी, हमने हेयर लॉस के बारे में बात करी, अब आते हैं थोड़े सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच पे। तो हेयर लॉस के लिए आर देयर एनी गुड सॉल्यूशंस विद यू? हेयर लॉस की ट्रीटमेंट के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। पहले तो आपको उसका लॉस का कारण समझ के उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जो भी रिजल्ट देंगे वो टेम्पररी होगा और टिकेगा नहीं। इसके साथ साथ आपको हेयर रीग्रोथ हो, हेयर में मजबूती आए, इस तरह की ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती है। वो खाने की दवा के फॉर्म में हो सकती है, लगाने के लोशंस वगैरह के फॉर्म में हो सकती है, और कुछ थेरेपीज़ होती हैं जो क्लिनिक में यूजुअली प्रोवाइड करते हैं हम, जैसे कि लो लेवल लेज़र थेरेपी, PRP थेरेपी, माइक्रो नीडलिंग, थ्रेड लिफ्ट एंड ऑल्सो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो इन सब चीज़ों के हेल्प से हम आपके हेयर लॉस को कंट्रोल भी कर सकते हैं और हेयर रीग्रोथ भी कर सकते हैं। तो मैम, जैसे कि आपने इतने सारे सॉल्यूशंस बताए, रेमेडीज बताई, तो मेरा अगला क्वेश्चन इसी से ही निकल कर आता है कि मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो ये नॉलेज शेयर करती हैं, रेमेडियल नॉलेज शेयर करती हैं, या कस्टमाइज्ड किट्स भी अवेलेबल हैं फॉर हेयर ट्रीटमेंट। सो आर दे रियली गुड? देखिए, वन साइज फिट्स ऑल डजंट वर्क फॉर योर बॉडी। तो आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे हेयर लॉस के भी बहुत सारे कारण होते हैं, हेयर वाइट जल्दी होते हैं, उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। अगर कारण को समझे बिना, आपकी बॉडी की ओवरऑल जो मेडिकल कंडीशन है उसको समझे बिना कोई भी कस्टमाइज ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, तो वो कभी कभी आपको नुकसान कर सकता है, और रिजल्ट भी वो इतने नहीं देगा जितने देने चाहिए। तो मैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट यही सजेस्ट करूँगी कि आप कंसल्ट करके ही ट्रीटमेंट लें, क्योंकि वन साइज फिट्स ऑल डजंट स्टैंड ट्रू। तो मैम, जैसा अभी आपने बताया कि कस्टमाइज्ड किट्स या जो एप्लीकेशंस पे नॉलेज अवेलेबल है, इट इज लाइक वन साइज विल नॉट फिट एवरीबॉडी।
सो थैंक यू फॉर बर्स्टिंग दिस मिथ फॉर ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स, क्योंकि सभी लोग भेड़ चाल की वजह से वही सब फॉलो करते हैं जो उनका फ्रेंड फॉलो कर रहा है या फैमिली मेंबर्स फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा कनेक्टिंग क्वेश्चन मैम इससे ये है कि जो होम रेमेडीज होती हैं फॉर हेयर ट्रीटमेंट, हेयर ग्रोथ के लिए, क्या वो हेल्पफुल हैं? होम रेमेडीज साइंटिफिक नॉलेज पे बेस्ड है, तो हमारे जो ओल्ड ट्रेडिशनल टाइम के साइंटिफिक नॉलेज है उन्हीं के बेसिस पे ज़्यादातर होम रेमेडीज़ इन्वेंट हुए हैं या यूज़ हुए हैं, तो वो साइंटिफिक है, गलत नहीं है। लेकिन होम रेमेडीज़ का कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, ये मानना गलत है। होम रेमेडीज़ जो हेल्पफुल हैं वो नुकसान भी कर सकते हैं, तो आँख बंद करके हर कोई होम रेमेडी फॉलो नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आप कोई भी रेमेडी फॉलो करिए और उसकी फ्रीक्वेंसी को भी माइंड करना चाहिए। मैम, जहां हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशंस का मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तभी हमें सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है। तो क्या हमारे दर्शकों को ऐसा कोई अप्रोच बताया जा सकता है कि जिससे ये प्रॉब्लम्स हो ही नहीं? हेयर केयर में दो पार्ट्स हैं, क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। तो व्हाट यू शुड डू, हेयर केयर रिक्वायर्स क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। तो आपको क्लेंजिंग के लिए शैम्पू यूज़ करना चाहिए जो कि माइल्ड हो, जेंटल हो, फ्रेग्रेंस फ्री हो, उसमें परफ्यूम ज़्यादा ना ऐड किया हो, pH बैलेंस्ड हो और उसमें कलर और आर्टिफिशियल चीज़ें कम से कम हो, और जो आपके बालों को, स्कैल्प को अच्छी तरह क्लेंज कर सके। मॉइस्चराइज करने के लिए हम कंडीशनर यूज़ करते हैं जो बालों की लेंथ को मॉइस्चराइज करके उसके ऊपर एक लेयर बनाता है और उनको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन के लिए हमें और भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि अगर आप हार्श वेदर में जा रहे हैं तो आप अपने बालों को कवर कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए, तो हार्मफुल केमिकल ट्रीटमेंट्स या बहुत ज़्यादा हीट आपके बालों में नहीं यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पुल करके हेयर स्टाइल, बहुत सारे क्लिप्स लगा रहे हैं, बहुत टाइट रबर बैंड बांध रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुलिंग पुशिंग इफेक्ट कर रहे हैं बालों में, ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ें हेयर केयर में आती हैं। ओके मैम, मेरा अगला सवाल शायद बहुत सारे लोगों के साथ रिलेट करेगा कि हम हेयर केयर प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, एक पूरा हेयर रेजिमेंट फॉलो करें, उसके बाद भी काफ़ी सारे लोगों को डैंड्रफ का इशू तो रहता ही है। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम स्पेशली इन द विंटर सीजन। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आपने सही कहा, डैंड्रफ बहुत ही कॉमन है और विंटर्स में ज़्यादा कॉमनली देखने मिलता है। ज़्यादातर लोगों को कभी ना कभी डैंड्रफ रहा होता है। डैंड्रफ मिटाने के लिए या डैंड्रफ कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है क्लेंजिंग। तो हम अच्छा शैम्पू यूज़ करें जिसमें एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट हो, जैसे कि कीटोकोनाजोल, साइक्लोपायरोक्सोरामाइन, ZPTO, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी एज पर योर नीड आप डिफाइन कर सकते हैं। डेली भी शैम्पू करने की नीड हो सकती है, ऑल्टरनेट डे शैम्पू करने की नीड हो सकती है। अगर डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने के बावजूद आपको डैंड्रफ रह रहा है तो आप स्टे ऑन लोशन यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ मेडिकेशंस होती है जिससे कि डैंड्रफ कंट्रोल किया जा सकता है। डैंड्रफ कंट्रोल करने के लिए अगर शैम्पू सफिशिएंट नहीं है तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि कंसल्ट करके आप अच्छी तरह ट्रीटमेंट लें और उससे अपने डैंड्रफ को कंट्रोल रखें। मैम, जहाँ बात हो रही है बालों से रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम्स की, वहाँ एक और प्रॉब्लम आई गेस हर दूसरी महिला फेस करती ही है, दैट इज ऑफ स्प्लिट एंड्स। इसके पर्टिकुलर कॉजेस क्या होते हैं? स्प्लिट एंड्स मेनली जो बाल लेंथ वाइज डिवाइड हो जाते हैं उसको स्प्लिट एंड्स कहते हैं, और ये ज़्यादा करके एक्सटर्नल फिजिकल या केमिकल या हीट बेस्ड डैमेज की वजह से होता है। तो जो लोग बाल को बहुत ज़्यादा स्टाइल करते हैं, बहुत टाइट हेयर स्टाइल्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा हीट बेस्ड थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, उनको ज़्यादा कॉमनली देखने मिलता है। तो इस तरह के फिजिकल डैमेज को अवॉइड करने से चांसेस है कि स्प्लिट एंड्स ना हो। मैम, आज के टाइम में ना सब लोग घी तेल से बहुत दूर भागते हैं। ना ज़्यादा तेल खाने में अच्छा लगता है, ना त्वचा पे और ना ही बालों में। बट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, मुझे मिला के, जिनके ऑयली एंड ग्रीसी स्कैल्प होते हैं। तो हम इससे कैसे ओवरकम करें? स्कैल्प जो ग्रीसी हो जाता है वो इसलिए होता है क्योंकि आपके स्कैल्प की जो स्किन है वो ज़्यादा सीबम बना रही है। सीबम इज़ द नेचुरल ऑयल जो हमारी स्किन बनाती है। तो स्कैल्प की स्किन अगर ज़्यादा ऑयल बनाएगी तो आपके बाल नेचुरली ग्रीसी हो जाएंगे। उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप फ्रीक्वेंटली अपने बालों को शैम्पू करिए और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट से थोड़ा दूर रहिए। मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स में जो हार्मोनल इफेक्ट्स आती है उसकी वजह से ग्रीस की सिक्रेशन और बढ़ जाती है और बाल ज़्यादा ऑयली होते हैं। आप ज़्यादा स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स भी मत यूज़ करिए, ड्राई शैम्पू मत यूज़ करिए, क्योंकि ब्रेन को ऐसा सिग्नल जाएगा कि आपका स्कैल्प ड्राई हो रहा है, तो वो और भी ज़्यादा ऑयल बनाएगा और भी ज़्यादा ग्रीस बनाएगा। तो द बेस्ट सोल्यूशन फॉर ग्रीसी हेयर इज वॉश इट मोर फ्रीक्वेंटली।
मैम मैंने अपने लिए तो पूछ लिया कि मेरे ग्रीसी एंड ऑयली बाल कैसे ठीक हो सकते हैं, मैं अपने फ्रेंड्स को क्यों पीछे छोड़ूं? तो मेरे फ्रेंड्स कुछ ऐसे हैं जिनको डल हेयर का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? डल हेयर बहुत ही कॉमन है आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से। स्ट्रेस, स्लीप पूरी नहीं होना, फिजिकल डैमेज करना, हम स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हीट थेरेपी यूज़ करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स कराते हैं, उसके वजह से हमारे बाल डल हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो लेयर्स होती है, क्यूटिकल होती है, वो डैमेज हो जाती है। तो डल हेयर से बचने के लिए आपको ये सब हार्मफुल चीज़ें अवॉइड करनी है। आप कंडीशनर अच्छी तरह करिए, बालों को नरिश करने के लिए ऐसी चीज़ें खाइए, डाइट अच्छी लीजिए जिसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स हो, वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हो। इससे आपके डल बाल में जान आ जाएगी और वो इतने डल नहीं दिखेंगे।